एक सोच थी पैंथर पार्टी, और उस पैंथर्स पार्टी के जो नामा निगार थे भीम सिंह जी, वो एक जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में शख्सियत थी। सबसे पहला सवाल है कि आपको कभी दुख हुआ कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सोच जो थी, अब वो सोच और वो पार्टी ख़त्म हो गई? घर के बेदी लंका जो है ना, एक कहावत जो है वो ढहने पे आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप। तो पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो लोगों ने खुद ही मिलजुल कर उसका जो है वो सफाया ही कर दिया है, किस्म से मैं कहूँगा। जब इंसान किसी स्कूल से पढ़ता है बचपन में, तो हमेशा वो जगह याद रखता है इंसान। क्या कभी आपको, मतलब आपने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कभी उस पार्टी की सोच को, किस चीज़ों पर मिस किया? जिनको बनाया था वो भी दूसरी पार्टियों के दरवाज़ों पर माथा टेकते रहे और कहते रहे कि उनको ले लीजिए किसी न किसी तरीके से, और आखिर में उन्होंने बीजेपी की जो है वो बीजेपी ने इतनी सेंध लगाई इस पार्टी में। मुझे पता नहीं उसकी असली है भी कि नहीं, क्योंकि वो इतनी पतली सी मैं देखता हूँ कभी कभी, तो उसकी तो दाढ़ी भी नहीं आई है। हालांकि अब 60 साल तक पहुँचने वाले हैं वो भी। तो मुझे लगता है ऐसे वो नकली सी लगती है। मुझे लगता है उनको होगा कि कब तक चिपकाता रहूँगा, तो सोचा होगा कि कहीं इससे खलासी हो जाए। मेरी देवेंद्र राणा जी से जरूर रहेगी। हालांकि देवेंद्र राणा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपने आप आते ही कह दिया मनकोटिया ख़त्म। अपने भाषण में जिस दिन उसने ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन तो कर लो, पहले ही ख़त्म कर दिया उसको बेचारा। वो भी बड़ी उम्मीदें लेके जा रहा है बीजेपी। मनकोटिया जी, मनकोटिया खत्म, वाजपेयी जिंदाबाद, वाजपेयी जिंदाबाद, आज सारे वाजपेयी। जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, और उससे पहले जो है एक पैंथर्स पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत शख्सियत भीम सिंह जी थे, उनकी पार्टी थी। और उस पार्टी से कुछ निकले हुए नेता जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हुई है, और उस आम आदमी में भी जो है गहमा गहमी चल रही है उन दो लीडरों के बीच में, और उस सब पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ है हर्षदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि एक सोच थी पैंथर्स पार्टी, और उस पैंथर्स पार्टी के जो नामा निगार थे भीम सिंह जी, वो एक जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में शख्सियत थी। सबसे पहला सवाल है कि आपको कभी दुख हुआ कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सोच जो थी, अब वो सोच और वो पार्टी ख़त्म हो गई? बहुत दुख की बात है, लेकिन जब घर के बेदी लंका जो है ना, एक कहावत जो है वो ढहने पे आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप। तो पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो लोगों ने खुद ही मिलजुल कर उसका जो है वो सफाया ही कर दिया है, किस्म से मैं कहूँगा। इसको पार्टी को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। 90 में जब भीम सिंह जी इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो चले गए। 90 से लेकर 96 तक वो दिल्ली में ही रहे, और पार्टी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पिताजी इस पार्टी को चलाते रहे। जब उनकी डेथ हो गई 92 में, तो फिर कोई रहा नहीं पार्टी में। 96 में इलेक्शन हुई तो वहाँ मैंने हिस्सा लिया, और बहुत मेहनत उस वक़्त मैंने की, और मैं जीत के आया। उसके बाद बहुत मेहनत की और 4 MLAs बनाए हमने। लेकिन बदकिस्मती है कि आज इस हालात में पहुंच गए कि अब पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई, और लोग जो हैं वो जिस तरीके से कहीं अवसर वादिता जो है बीच में आ जाती है, तो बहुत बड़ा एक नुकसान जो मैं समझता हूँ कि वो हुआ। और बतौर एक ज़ाती तौर पर मैं ये बात कहूँ तो बहुत ही मुझे एक सदमा सा लगा जब ये सब हुआ, और पार्टी को जिस तरीके से एक प्लान्ड तरीके से ख़त्म किया गया, एक बहुत ही दुख की बात है। हाँ, मुझे बताइए कि जब इंसान किसी स्कूल से पढ़ता है बचपन में, तो हमेशा वो जगह याद रखता है इंसान। क्या कभी आपको, मतलब आपने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कभी उस पार्टी की सोच को, किस चीज़ों पर मिस किया आज तक? देखिए, वहाँ भी मैं अकेला ही काम करता था। पैंथर्स पार्टी ने, आपने देखा होगा, पिछले 8 वर्षों से मैं लगातार जद्दोजहद करता रहा, अकेला इंसान। जिनको बनाया था वो भी दूसरी पार्टियों के दरवाज़ों पर माथा टेकते रहे और कहते रहे कि उनको ले लीजिए किसी न किसी तरीके से, और आखिर में उन्होंने बीजेपी की जो है वो बीजेपी ने इतनी सेंध लगाई इस पार्टी में कि
टुकड़े टुकड़े कर दिया इसको। और जिस तरीके से बीजेपी करती है, पूरे हिंदुस्तान में करती है, खरीद फरोख्त भी करती है, डराती है, धमकाती है, तो अब बीजेपी के सामने सब लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो खड़े हो सकें। कोई ही बिरला होता है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकता है, तो नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग सरेंडर कर गए और बीजेपी जो है इसको तोड़ने में कामयाब हो गई। अब मुझे बताइए कि मैंने आपके बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए जब अपने 370 का हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर में गलत हुआ है जो 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, लेकिन आपने हमेशा आवाज़ उठाई कि हमें स्टेट वापस दीजिए, जॉब पॉलिसीज वापस दीजिए, लैंड पॉलिसीज वापस दीजिए। आज अब जिस पार्टी में है उस पार्टी के जो नामा निगार हैं, जो उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही वोट किया था अगेंस्ट 370 को। आपका गलत वो है, सोच है और सही नहीं आप कह रहे हैं। हम ये कहते थे कि हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा 370 का अमेंडमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारा मंशूर, हमारा संविधान जो पार्टी का है, जो हमारा मैनिफेस्टो, हम कहते हैं इसको अमेंड कीजिए। और जब 370 अबॉलिश हुआ और स्टेट के टुकड़े हुए और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उस वक़्त मुझे 2 महीने नज़रबंद रखा गया था, हाउस अरेस्ट में रखा गया। मुझे पता नहीं किस लिए रखा गया, क्योंकि बीजेपी को किस बात का मेरे से इतना डर था कि मुझे 2 महीने तक वो बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने जो है वो हाउस अरेस्ट में रखा 58 दिन, 2 दिन कम 2 महीने तक। हम ये कहते थे कि कम से कम स्टेट सब्जेक्ट लॉज को तो बहाल रखिए। स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था 1927 में, इसलिए दिया था कि यहाँ के लोगों की मुलाजमत महफूज रह सके, यहाँ के लोगों की ज़मीनें महफूज रह सकें। और आपने ऐसी तलवार चलाई कि आपने तो सब कुछ जो है एक ही झटके में काट फाट के फेंक के रख दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए, रियासत के गर्दन काट दी और ये कह दिया कि अब बाहर से लोग आएंगे, बाहर से लोग यहाँ का ज़मीनें भी ले सकते हैं, यहाँ मुलाजमत भी ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जब हम बात करते हैं, जब उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ का जो नौजवान है उसका रोज़गार महफूज रहना चाहिए। कितने एवेन्यूज़ हैं आज जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए। नौकरियाँ नाम मात्र हैं और वो नौकरियों में भी अगर आप बाहर के लोगों को हिस्सेदारी दे देते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ अब ज़मीनों के ऊपर भी अब काबज़ हो सकते हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज आप देख लीजिए सड़कों के ऊपर, हर चौक के ऊपर आपको हज़ारों की तादाद में नौजवान मिलेंगे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, नौकरियाँ नहीं हैं। और इसी तरीके से ज़मीनें बाहर के लोगों को हवाले कर दी जाती हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में तो आप कटोरा थमा देंगे आने वाले वक्त में। जिस किस्म की नीतियां इनकी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका विरोध जो है वो डटकर हम ही करते रहे हैं और कोई किसी ने नहीं किया। अब मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के लिए सही कैसे साबित हो सकती है, और क्या कुछ अपनी चीज़ें देखी जो एनालाइज की? क्योंकि आप बहुत काबिल मिनिस्टर हैं, हमेशा हमने आपकी तारीफ सुनी कि जब आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे, जो भी रहे, आपने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया। आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखी आम आदमी पार्टी में कि किस तरह आने वाले चुनावों में या आने वाले टाइम में सही साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली में एक एजुकेशन महकमे में काम हुआ और वहाँ एक चर्चा जो है वो हिंदुस्तान में हुई, बाहर हुई कि अच्छा काम तालीम के महकमे में हुआ है। और यहाँ भी हमने अपने वक़्त में कोशिश की थी कि एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी लाई जा सके। मैंने अकेले ने 11,000 नए स्कूल बनाए, यहाँ नई ओपनिंग्स और अपग्रेडेशन जो स्कूलों की 11,000, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे मंत्री बनने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत में केवल 9,000 कुछ स्कूल था और जो पिछले कई दशकों में खुला था, और मैंने 3 साल में ही 11,000 खोलकर गाँव के बच्चों के लिए एक ओपनिंग दे के गाँव के बच्चों को जो परेशानियां आती हैं स्कूल ना होने की वजह से, उन परेशानियों से उनको निजात मिली। मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया अपने हाथ से, जिनको मैंने ऑर्डर दिया है, और एक भी आवाज़ उस वक़्त नहीं उठी। असेंबली में ये कहा गया था कि इस किस्म की पारदर्शिता आज तक हमने नहीं देखी, क्योंकि हमने इंटरव्यू को अबॉलिश करके सीधा मेरिट एक लिस्ट बनाते थे हर गांव की, और
उसको रखते थे एक हफ्ते के लिए ZDO ऑफिस के बोर्ड के ऊपर। अगर एक गांव से 10 बच्चे लगने हैं तो बच्चों की लिस्ट लगा देते थे कि आप बता दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन अगर किसी की भी इनसे ज़्यादा है वो आके अपना सर्टिफिकेट दे दे और इस लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। उसके बाद फाइनल लिस्ट पब्लिश होती थी और प्रमोशंस जिस तरीके से की। तो एक पैगाम हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया जो सारे हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा हुई। मुझे सम्मानित किया गया इसके लिए हिंदुस्तान में भी विदेश में भी। जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ भी मुझे बुलाया गया जो दुनिया की सबसे बड़ी। इसी तरीके से जो उन लोगों ने काम किया वहाँ दिल्ली में तो एक लाइन बनी और उन लोगों ने मुझे कहा कि अगर हम साथ मिल के चलते हैं तो हम ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों की कर सकते हैं। एक बड़ा प्लेटफार्म के ऊपर आकर हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, एक अच्छी जो है एक अच्छा निज़ाम दे सकते हैं। तो जब बातचीत हुई उनके लोग आए थे यहाँ मेरे पास मिलने के लिए और उसके बाद ये फैसला लिया गया क्योंकि पैंथर्स पार्टी तो ख़त्म कर दी थी चंद एक अवसरवादी लोगों ने, तो फिर कोई और उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। हालांकि मुझे बहुत दुख है इस बात का क्योंकि इस पार्टी को मैंने राख के ढेर से खड़ा किया था, पैंथर्स पार्टी को, जब कोई भी नहीं बचा था। इसमें 96 में बहुत सारे लोग लड़े लेकिन किसी को भी 200-400 से ज़्यादा वोट नहीं मिले। उस वक्त भी मैं जीता था क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत काम किया था। मेरे पिताजी थे जो उस वक़्त जो एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे पूरा ज़िला उधमपुर में और जिन्होंने निस्वार्थ भावना से काम किया हुआ था। टूट गई पार्टी तो फिर कोई ना कोई प्लेटफार्म जो था वो चाहिए था और लगा कि एक अच्छी सोच लेकर ये लोग चल रहे हैं तो साथ मिलकर इन्होंने कहा हम काम करते हैं तो हम चल पड़े। अब मुझे बताइए कि जिस तरह अब कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले उठी कि मनकोटिया साहब आपकी पार्टी से रिज़ाइन दे गए और चले गए और फिर उन्होंने कहा कि ये बाखड़िए बाहर से आते हैं और जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं। उनने ये भी चेतावनी दी कि अगर लोग यहाँ से जीतते हैं मैं अपनी मूछें मंडवा लूँगा। किस तरह देखते हैं? चलो ये उसकी सोच है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ठीक है। उसको अगर अच्छा लगता है बीजेपी में तो जाओ, बीजेपी में जाओ भाई जाओ, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी अपनी सोच है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी लगती थी तो इतने सालों तक आप पैंथर्स पार्टी से बने रहे और आज आपको अच्छी लगती है, जाओ। मैं भी कहता हूँ अच्छी बात है अगर आपका भला हो सकता है तो। जो एक ओपन चैलेंज है कि आप लोग जम्मू कश्मीर कामयाब नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो वो लोग अपनी मूछ मंडवा लेंगे, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? मुझे पता नहीं उसकी असली हैं भी कि नहीं क्योंकि वो इतनी पतली सी मैं देखता हूँ कभी कभी तो उसकी तो दाढ़ी भी नहीं आई है। हालांकि अब 60 साल तक पहुँचने वाले हैं वो भी, तो मुझे लगता है ऐसे वो नकली सी लगती है। मुझे लगता है उनको होगा कि कब तक चिपकाता रहूँगा, तो सोचा होगा कि कहीं इससे खलासी हो जाए। मुझे बताइए कि उन्होंने भी जब ज्वाइन किया उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल से मिले। हालांकि ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में उन्हीं को मौका देते हैं जिनको परखते हैं। क्या आपको लगता है कि उनको भी कोई दिक्कत या परेशानी हुई अरविंद केजरीवाल को परखने में, मनकोटिया साहब को? उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। मनकोटिया को क्या लगा क्या नहीं लगा है ये वही जाने। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, अच्छा भाई, अगर आपको अच्छा लगता है जाओ आगे बढ़ो। लेकिन एक शिकायत मेरी देवेंद्र राणा जी से ज़रूर रहेगी। हालांकि देवेंद्र राणा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन आपने आप आते ही कह दिया मनकोटिया ख़त्म। अपने भाषण में जिस दिन उसने ज्वाइन किया उसको ज्वाइन तो कर लो, पहले ही ख़त्म कर दिया उसको बेचारा। वो भी बड़ी उम्मीदें लेके जा रहा है बीजेपी में। तो थोड़ा सा भाई राणा जी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, मेरा भाई है ये। तो बेचारा कोई शिकायत करेगा तो मैं खड़ा हूँगा उसके साथ। ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ चला गया है तो आप जिस तरीके से मर्जी उसको रगड़ दोगे मसल दोगे, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ उम्मीद लेके आया है, कुछ ना कुछ उसके पल्ले तो डाल दो कम से कम। अब मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है कि क्या परेशानी है? जितने जम्मू कश्मीर में लोग देखे जाएं जो इन्फ्लुएंस जिनका था वो भाजपा में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखना हर एक के बस की बात नहीं है। एक के बाद एक उनकी झोली में ऐसे पके हुए आम की तरह टपक रहा है।
कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं, कुछ लोगों को डराया जा रहा है, कुछ को धमकाया जा रहा है। बड़ी हिम्मत चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने के लिए, और वो हर एक शख्स में नहीं होती है। हर्षदेव लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे भी बहुत धमकियां दी गई, प्रलोभन दिए गए, डराने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा नाम हर्षदेव है और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा आने वाले वक्त में कि मैं समझौता करने वाला आदमी नहीं हूं और अन्याय के सामने मैं कभी झुकने वाला नहीं हूं। आपकी जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनका डट कर मुकाबला करूंगा। कोई साथ रहे या ना रहे, हर्षदेव अकेला लड़ने की हिम्मत रखता है और लड़ता रहा है। और आप जानते हैं, असेंबली में भी जब मैं अकेला था, उस वक्त 62 MLA थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब मैं पहली बार MLA बना, तो डट कर वहाँ भी हंगामा होता था, लड़ाई होती थी अपने लोगों के अधिकार के लिए। जब भी मुझे लगता था गलत हो रहा है तो मैं कुट खड़ा होता था, और आखिर में उसी सरकार ने मेरे गले में गोल्ड मेडल डाला, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और कहा कि एक मिसाल हर्षदेव ने पैदा की है अपनी कैपेसिटी से, अपनी निडरता से, बेबाक बोलने से, और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको उजागर करने के, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर के इसने जो है वो हर चुनौती का सामना किया है। तो उन्होंने एक सब MLAs और मंत्रियों को बिठाकर, जब उनका आखिरी दिन था बतौर चीफ मिनिस्टर, उस वक्त उन्होंने एक भाषण में सबको ये कहा था कि लीडर हो तो इस किस्म का हो, ऐसा नेता जब हो जाएंगे तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताइए कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, अपनी जो आम आदमी पार्टी है, इससे पहले भी 2014 में जम्मू कश्मीर आई थी, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए थे। क्या आपको लगता है कि अब की बार अपनी जो आम आदमी पार्टी है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, और जो लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार अपनी जो आम आदमी पार्टी है उसमें CM फेस कौन रहेगा? देखिए, इलेक्शन कंटेस्ट बिल्कुल करेंगे। अब इलेक्शन जब अनाउंस होती है तो बिल्कुल पहले इलेक्शन तो हो। भारतीय जनता पार्टी इतनी सहमी हुई है कि वो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती है। 4 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा हुआ है। कोई भी बुद्धिजीवी इस बात को महसूस कर सकता है कि इतने लंबे अंतराल के लिए आप जमहूरियत को होस्टेज नहीं बना सकते हैं। ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग ब्लोन इनटू smithereens. And you are violating the orders of the Supreme Court of India as well. Supreme Court ये कहता है कि जहाँ भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो, वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए और गवर्नमेंट बननी चाहिए। लेकिन एक ऐसी सरकार है, बदकिस्मती से यहाँ चल रही है, जो ना तो सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, ना अदारों को मान रही है, अदारों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है और जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। बुद्धिजीवी आस्ता आस्ता आप समझ रहे हैं, आम आदमियों को भी अब समझ आनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो गया है, बहुत कुछ लोगों ने खो दिया है सरकार के अंदर, और जो इसका तानाशाही रवैया है और जिस तरीके से न केवल लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। आपने रियासत छीन ली, आपने जमहूरी निज़ाम से लोगों को वंचित कर दिया। 4 साल से कहीं असेंबली इलेक्शन का नाम ही नहीं है। तो पहले इलेक्शन तो हो, और इलेक्शन होती है तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। अब CM कौन बनता है, कौन नहीं बनता है, ये इस बात की बातें देखेंगे कि क्या करना है। एक आखिरी सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारी मसले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप दिल्ली जाते हैं, आपने कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स, कौन से ऐसे मसले टेकअप किए अरविंद केजरीवाल से कि किन मुद्दों पे आप इलेक्शन के बाद काम करेंगे? देखिए, हमारा ये जो है एक तय है कि लोगों को मुफ्त तालीम मुहैया होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मुहैया होनी चाहिए, मुफ्त बिजली अगर गरीब लोगों को मिलती है तो इसमें क्या तकलीफ है किसी को। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हर एक आदमी को चाहिए। हम अक्सर गाँव में जाते हैं और देखते हैं कि लोगों ने एक बल्ब लगाया हुआ है और उनके बिल जो हैं के हज़ार और लाखों में आए हुए हैं बिल्स। उनको प्रताड़ित किया जाता है सरकार द्वारा। जो निज़ाम के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो गरीब लोगों को तंग करते हैं।
और बीजेपी के अपने लोगों के बिल जो थे मैंने आरटीआई के माध्यम से निकाले तो 25-25 लाख 30-30 लाख बिल बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों के अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो आम आदमी को आप चंद 100 रुपये का बिल या चंद 1000 रुपये का बिल जो है वो उसके ऊपर आप दबाव डालते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो डराया जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाती है। और बिजली आती कितनी है यहाँ, बिजली और पानी की इतनी समस्या है, उसके बाद भी बिल जो है वो गरीब आदमी को जो है वो उसकी खाल उधेड़ने जैसा काम है। क्योंकि आज की तारीख में महंगाई के ज़माने में 2 वक्त की रोज़ी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है गरीब आदमी के लिए। ऐसे हालात में अगर मुफ्त बिजली और पानी उनको मुहैया हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो गरीब लोगों के लिए होगा। तो हमारी यही चर्चा होती है कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और तालीम जो है वो मिलेगी। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एरिया है, एलओसी से जुड़ा हुआ एरिया है और कन्फ्लिक्ट जोन है? पहले जम्मू कश्मीर की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अमन अमान बहाल करना। क्या ये भी आपकी एक पार्टी की? बिल्कुल है, अमन बहाल होना चाहिए, हमारा भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। और उसके लिए भी हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद यही है कि लोगों को जो है वो तकसीम किया जाए। ये तकसीम की राजनीति करने वाली पार्टी, हम जोड़ने वाले हैं। हम चाहे कहीं भी रहे लेकिन हमेशा यही बात करते रहे कि जात और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम ना होने दिया जाए और इसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करें। हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए ताकि हम मिलजुल कर दुश्मन का मुकाबला करें। जब आपस में लड़ाई होती है तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है और भारतीय जनता पार्टी की यही एक स्ट्रेटेजी रही है कि लोगों को आपस में लड़ा कर रखो ताकि उनका वोट बैंक जो है वो बरकरार रह सके, जिसकी वजह से मुल्क को भारी इसका खुमाइजा भुगतना पड़ा है आज तक। एक भाईचारे की बात हम करते हैं और भाईचारा ज़रूरी है अमन और शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सही तरक्की तभी होगी, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकेगा जब हम सब मिलजुल कर प्रयास करें, एक होकर काम करें और इस मुल्क में अमन, शांति, तरक्की का माहौल लाएं और हिंदुस्तान को सबसे आगे ले जाएं। ये प्रयास तभी हमारा सफल हो सकता है जब हम सब हिंदुस्तानी मिलजुल के काम करें और इकट्ठा होकर एक बुलंद आवाज़ में एकता जो हम अपने को मजबूत करके आगे बढ़ने के लिए एक प्रण लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे हर्षदेव जी जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है उनने, और हमारा पहला इंटरव्यू था। हमने जानने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी की सोच क्या है जम्मू कश्मीर के लिए और किस तरह जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ आपने सुना, कितना आप सेटिस्फाई हैं और क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सफल होगी और किस तरह होगी और किस तरह काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।